बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो चीज़ देखी है दैट इज़ टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, फॉर्मेशन के एतबार से, एनफोर्सेबिलिटी के एतबार से और फिर परफॉर्मेंस के एतबार से। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको नज़र आना शुरू हो गया ना, कि जिसमें वो 10 बातें पाई जा रही हैं जो कल हम पढ़ कर गए हैं, ठीक है ना। उनकी डेफिनेशन हम पढ़ गए, तफसीलात अब शुरू होने लगी हैं। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के फ्रेज आने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये बात अब हमें समझ आ चुकी हुई है। वॉइडेबल, ठीक है ना। वॉइडेबल इसका मतलब है एग्रीड पार्टी के शू में दो ऑप्शन आ गए, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे और चाहे सेट असाइड कर दे। इलीगल, अनएनफोर्सेबल, वो 10वां पॉइंट, लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है ना। लेकिन ये सारा ये जो पहले 10 मिनट है ना क्लास के, ये उस सारी कॉन्सेप्ट की जान है जिसके अंदर हम बड़े धड़ल्ले से ये बात कह के फारिग हो जाते हैं कि भाई आप 30 मिनट का अलार्म लगाएं, जहाँ 30 मिनट पूरे हो गए आप किताबें बंद कर दें, हम जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। ये हम हर उसमें टैक्स में भी यही बात कर रहे होते हैं, इसमें भी यही बात कर रहे होते हैं, हर पेपर में हम यही बात कर रहे हैं, बिकॉज हमने अपने कोर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। और अगर आप पढ़ कर आ रहे हैं, बिलफर्ज कोई बच्चे ने घर जाके कल काम किया हुआ है, पिछले 2 दिन का काम किया हुआ है, ये उसका सब कुछ रिवाइज हुए जा रहा है और लामाला ही आपके जहन में ऐसा नक्श हो जाएगा कि आप उसे भूल नहीं सकेंगे। आप भुलाना चाहेंगे भी तो नहीं भूल सकेंगे। लेकिन जो बच्चे घर जाकर पढ़ कर नहीं आ रहे हैं, वो इस सारे उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। या वो बच्चा जो 10 मिनट लेट हो जाता है क्लास में, 12 मिनट लेट हो जाता है, वो इस सारे प्रोसेस से बाहर हो गया। वो जो हम ये जुमला रोज़ बोल रहे हैं कि भाई आप 30 मिनट मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, अभी तो आपको 10 मिनट घर पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, वो इसकी बुनियाद पर हो रहा है कि जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाना, मैंने रोज़ाना आपको पूरा पिछला चैप्टर रिवाइज करवा देना है। लेकिन जो बच्चा आएगा ही लेट, वो ज़ाहिर है इस सारे उसमें से आउट हो जाएगा। अच्छा जी, फिर हमने कल पढ़े जी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर एंड वैलिड लीगल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल कंपिटेंसी ऑफ पार्ट। अब कंपिटेंसी के अंदर हमें नजर आना शुरू हो गया, आज हम इसकी डिटेल में भी चलेंगे। इसी तरह चलते चलते ये 10 अल्फाज हमारे पास आ गए। डन होगी बात जी। नाउ कल हमने बात की थी कॉम्पिटेंसी की। हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी में लॉ ने पॉजिटिवली डिफाइन किया था कि पर्सन इज कॉम्पिटेंट या पर्सन मस्ट बी एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड एंड 3 के साथ एंड लगा हुआ है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। बस इतना भी लिख लें तो बहुत है, ठीक है ना। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। क्या करेक्टर है जी? एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर हमने इसको ज़रा थोड़ा सा देख लिया, हु इज़ कॉम्पिटेंट, हु इज़ इनकॉम्पिटेंट। अब ये जो 3 अल्फाज हैं ना, ये जो 3 अल्फाज हैं, अब हमें इसकी डिटेल में जाना है। एज ऑफ मेजॉरिटी से क्या मुराद है, साउंड माइंड से क्या मुराद है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। वो जो मैं रोज़ आपको कह रहा हूँ, लॉ ने एक एक पॉइंट को लेकर आगे चलना है। तो आते हैं जी, हम सबसे पहले बात करते हैं एज ऑफ मेजॉरिटी की। अगर मेजर नहीं होगा तो कौन होगा? माइनर होगा। अब हम इसका रिवर्सल पढ़ेंगे कि जी एज ऑफ मेजॉरिटी चाहिए, तो अगर ना हुई तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या हो जाएगा? साउंड माइंड होना चाहिए, अगर ना हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस हो जाएगा, ठीक है ना। वो कहते हैं जी मेजर कौन है? अ पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ मेजॉरिटी, अ पर्सन who is under the age of majority. Now what is the age of majority? वो कहते हैं कि जनरली तो एज ऑफ मेजॉरिटी होती है 18 ईयर्स। जनरली तो एज ऑफ मेजॉरिटी होती है
लेकिन एक स्पेशल केस है, वो क्या है कि अगर किसी शख्स के गार्डियन अपॉइंट कर दिए जाएं, बच्चा था, छोटा था, मदर फादर की डेथ हो गई, कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट कर दिया, ठीक है ना, कोर्ट ने किसी की सुपुर्दारी में दे दिया, गार्डियन अपॉइंट कर दिया, इस बच्चे को की मेजॉरिटी की एज आएगी 21 ईयर्स। बाकी सब नॉर्मल लोग हैं, उनकी मेजॉरिटी की एज आ जाएगी 18 साल। 21 ईयर वेयर अ गार्डियन ऑफ ए माइनर पर्सन और प्रॉपर्टी इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ अंडर गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। अगर गार्डियन अपॉइंट हो जाएं तो फिर लॉ चाहता है कि यार, क्योंकि हमने अभी जो आज पढ़ने जा रहे हैं, हमने जब तक बच्चा है ना अंडर एज, हमने उसको ज़रा पैम्पर करना है, उसके हकूक़ की हिफाजत करनी है, तो इसको ज़्यादा टाइम दे रहा है लॉ कि यार ये बच्चा नॉर्मल स्टाइल में ग्रो नहीं हुआ, तो इसको ज़रा मेंटली ग्रो अप होने के लिए चले, कोई बात नहीं है, इसके हम 3 साल और ऐड कर देते हैं इसमें। एक नॉर्मल बच्चा है जिसके पेरेंट अलाइव हैं, गार्डियन अपॉइंट नहीं हुए, वो 18 साल का मेजर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने ना माइनर का सारा स्टेटस, माइनर को हमने जाके दोबारा चैप्टर 8 में भी दोबारा पढ़ना है। माइनर का सारा स्टेटस हमने इसे एक कहानी से समझना है, और जहाँ से हमें इससे रिलेटेड कुछ बातें लीगली हमने समझनी है। ये एक माइनर बच्चा था, हमने नाम इसका बबलू रख दिया। ये अपनी साइकिल लेकर किसी दिन एक साइकिल फरोश के पास चला गया। इसने कहा, अंकल अंकल आपने साइकिल लेनी है? ले लेते हैं। इसने उसको साइकिल सेल कर दी, फर्ज किया 1000 रुपये की। पैसे पकड़े, पिज़्ज़ा पार्टी की, घर आ गया। रात को वालिद साहब आए तो मगरिब के बाद उन्होंने देखा गैराज में साइकिल नहीं खड़ी, तो उन्होंने इस बच्चे से पूछा कि बेटा वो साइकिल किधर है? तो पापा वो तो मैंने बेच दी। अब ये जुमला बोलने के बाद कोई तकरीबन 20-25 मिनट का गैप है, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं? ब्राउन पेमेंट जिस तरह रिएक्ट करते हैं फिर वही हुआ। लेकिन जब एक दफ़ा बाप ने अच्छी तरह तबीयत साफ़ कर ली तो थोड़ी देर के बाद फिर प्यार किया कि अच्छा बेटा किसको साइकिल बेच दी? ने कहा वो फलां अंकल को बेच दी, वो जो वहाँ बैठते। अच्छा। अब वालिद साहब ने इसकी उंगली पकड़ी, इसे साथ लिया और साइकिल वाले के पास पहुँच गए। उसे जाती भला पहला जुमला क्या बोला होगा? बच्चे से तुमने, यार तुम्हें अकल नहीं है? चलो वो तो बच्चा, यार तुम तो बड़े थे ना। अब ये उसने कि हमने अभी तो लॉ नहीं पढ़ा ना, हमारा अंदर वही बात बता रहा है जो लॉ ने कहनी है कि यार उसे नहीं चाहिए था कि वो बच्चे से साइकिल खरीदता, ठीक है ना? अब यहाँ ना लॉ इस बच्चे के हुकूक की हिफाजत कर रहा है, माइनर हो गया ना ये। अब चंद लीगल सवालात रेज होते हैं यहाँ पर। नंबर 1, एक तो पहली वही बात कि हु इज सेड टू बी माइनर, ये तो हमने पढ़ लिया कि जी 18 साल से कम, और अगर गार्डियन अपॉइंट हुए हैं तो 21 साल से कम। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट विद? अब वो अंकल कह रहे हैं कि भाई ये बच्चा खुद ही लेकर आया, मैं इसके पास थोड़े गया हूँ, ये तो खुद लेकर आया। अच्छा जी, एक किस्म का एक एग्रीमेंट ही हुआ है, बज़ाहिर ये अपनी विल से आया, अपनी मर्जी से आया, और उन्होंने साइकिल खरीद लिया है, पैसे दे दिए हैं। कैन साइकिल बी रिकवर्ड फ्रॉम अंकल? ठीक है ना, क्या साइकिल अंकल से वापस ले सकते हैं? फिर बड़ी अहम बात है कि अगर साइकिल लेंगे तो 1000 रुपया भी वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ लॉ थोड़ा हमें डिफरेंटली गाइड करेगा। हमें नॉर्मली हमारा जहन ये कह रहा है कि यस 1000 रुपया वापस करें, साइकिल ले लें, लेकिन लॉ यहाँ थोड़ी सी बात डिफरेंट कर रहा है। इस तरह ये 4, 5, 6 सवालात रेज हुए जिनके जवाब हमने माइनर के एंगल से पढ़ने हैं। ठीक होगी ना बात? नो जी, सबसे पहले तो वही बात आ गई दोबारा, माइनर कौन है वो हमें पता चल गया है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट विद माइनर? एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड नहीं, वॉइड एब इनिशियो, वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं,
void agreement. An agreement with minor is void ab initio. अच्छा जी, अब लेकिन इसकी बारीकी में चलना, ये तो एक मोटा जुमला आ गया हमारे पास, लेकिन लॉ कहता नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा बारीक करें, थोड़ी सी तफसील पढ़ें। मैंने अभी एक बात कही कि माइनर इस बच्चे के हकूक़ की हिफाजत कर रहा है। लॉ इस बच्चे के हकूक़ की हिफाजत, इस बच्चे को पैम्पर कर रहा है। वो कहता है एन एग्रीमेंट अगेंस्ट माइनर इज void ab initio and कैन नॉट बी enforced बाय लॉ। वो कहते हैं अगर इस एग्रीमेंट में, जो बज़ाहिर एक एग्रीमेंट हुआ है ना कि बड़े ने बच्चे से साइकिल ख़रीद ली है, पैसे भी ले लिए हैं, साइकिल उसकी ले ली है, पैसे उसे दे दिए हैं, पहली बात है कोई डिस्प्यूट ना अराइज हो तो ठीक है, हो गया। लॉ तो कह रहा है ना अगर आपका झगड़ा हो जाए तो देन कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है कि एनफोर्सेबल बाय लॉ, लेकिन लॉ कह रहा है यार इस कॉन्ट्रैक्ट को तो हम नहीं मानते भाई, ये क्या है, वॉइड, कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ। एन एग्रीमेंट अगेंस्ट माइनर, वो कहते हैं अदालत में ऐसा मुकदमा लेकर नहीं जा सकते जिसमें माइनर के अगेंस्ट जा रहे हों, यानी जिस मुकदमे का नतीजा ये निकले कि माइनर के खिलाफ फैसला है। एन एग्रीमेंट अगेंस्ट माइनर, ऐसा मुकदमा लेकर जा सकते हैं जिसका फैसला माइनर के हक में है। यानी अगर कोर्ट डिसीजन में माइनर बेनिफिशियरी हो तो ठीक है, और अगर माइनर डिफॉल्टिंग पार्टी हो तो ठीक नहीं है। Minor is allowed to enforce a contract which is of some benefit to him and under which no liability arises against. माइनर अपने फायदे के लिए कोर्ट जा सकता है। मसलन अंकल ने साइकिल रख ली, उन्होंने कहा पैसे कल ले जरा, अब वो पैसे नहीं दे रहा, साइकिल उसने आगे बेच दिया, पैसे दे नहीं रहा, माइनर अदालत जा सकता है कि जनाब मैंने इससे साइकिल बेची और ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। ये बात समझ आई? क्योंकि अब तो माइनर का फायदा आ रहा है। अच्छा ज़रा रिवर्स में सोचें, माइनर ने ना एडवांस पकड़ लिया अंकल से और कहा अच्छा जी ठीक है 1000 रुपया मुझे दे दें, कल मैं आपको साइकिल दे दूंगा, कल ले लेना मेरे से साइकिल। ठीक है जनाब, अंकल ने 1000 रुपया दे दिया, उसने उससे पिज़्ज़ा पार्टी कर दिया, अब ना वो साइकिल दे रहा ना 1000 रुपया वापस दे रहा, यानी माइनर ना हो गया नवाज शरीफ हो गया। ठीक है ना? तो अब वो क्या कह रहे, कह रहे अब अंकल अदालत जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? अदालत में जाएंगे तो किसके खिलाफ फैसला आएगा? माइनर के खिलाफ। जी जाना चाहिए, ये बड़ा ख़तरनाक लॉ है। ठीक है जी, गलत बात है, लेकिन हमें बात तो अच्छी है, लेकिन हमें लेट पता चली है। हम मेजर हो गए ना, इसलिए हमें गलत लग रही है। जी ऐसे ही है लॉ, असल में लॉ ये कह रहा है कि आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, और ये बात मेजर को समझाई जा रही है। लॉ की नज़र में आपने माइनर से चीज़ खरीदी क्यों है? आजकल ये लॉ हम इतना ज़्यादा वो लोग जानते नहीं है ना, बच्चे OLX के ऊपर कोई चीज़ लगा देते हैं सेल के लिए, उन्होंने अपना प्ले स्टेशन लगा दिया, कोई अपना मोबाइल लगा दिया, और आम लोग जाकर ख़रीद लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा ख़तरनाक एग्रीमेंट है। देखिए ज़रा मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। हम अपनी ओरिजिनल एग्जाम्पल पे वापस आ गए हैं। माइनर ने अंकल को साइकिल बेच दी थी, साइकिल अंकल के पास है, माइनर ने 1000 रुपया पकड़ा और पिज़्ज़ा पार्टी कर दी। कैन साइकिल बी रिकवर्ड फ्रॉम अंकल? अब इंसाफ का तकाजा क्या? 1000 रुपया वापस करें, अपनी साइकिल ले आए, भाई नहीं बेचनी तो। लॉ कहते नहीं नहीं, अभी इंसाफ ऐसे मज़ा नहीं आएगा। एन एग्रीमेंट विद माइनर इज सो साइकिल कुड बी रिकवर्ड, लेकिन पैसे वापस नहीं देना। मैंने यहाँ दानिस्ता ये बात लिखी ताकि आपके दिमाग में ये बात ऐसे ही फिट हो जाए। मैंने लिखा कि पिज़्ज़ा पार्टी करनी, पिज़्ज़ा पार्टी नहीं भी की तब भी पैसे नहीं वापस देने।
लॉ अज्यूम किए बैठा है कि माइनर के पास पैसे हैं, उसने खर्च दिए, बस छोड़ो। बस मेजर को सज़ा मिलनी चाहिए कि उसने माइनर से साइकिल खरीदी क्यों थी। जी नहीं कर सकते, दो माइनर भी नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब लॉ क्या चाहता है? लॉ चाहता है कि भाई मेजर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे ही ना। अब वो जो मैं अभी कह रहा हूँ ना कि OLX से आपने एक बच्चे से मोबाइल खरीद लिया, बच्चा ज़रा सस्ता मोबाइल दे रहा था, आपने 2.5 लाख रुपए का मोबाइल लिया, बच्चे को पैसे दिए, मोबाइल लेके घर आ गए। इसका लीगल स्टेटस ये है, अगर कोई बीच में बड़ा आ गया तो आपको मोबाइल वापस देना पड़ेगा, 2.5 लाख वापस नहीं मिलेंगे। लॉ चाहता ही है कि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें ही नहीं। बात समझ आ रही है ना? तो इसको एक एक्स्ट्रा फेवर दे रहा है माइनर को लॉ, बल्कि इससे भी ज्यादा काम खराब कर रहा है। अच्छा जी, 1000 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। अब मजे की बात, अंकल को बेचारे को पड़ गए पैसे, साइकिल भी वापस देनी पड़ गई और पैसे भी ना मिले। अच्छा जी, अब वक्त गुजरता गया, ये बच्चा जरा बड़ा हो गया। एक दिन फिर आ गया, कहता अंकल साइकिल लेनी है। अब जो अंकल ने अल्फाज इस्तेमाल किए वो क्लास में तो नहीं इस्तेमाल हो सकते, ठीक है ना। होनी तो यह बाइसिकल चाहिए थी कि अब थोड़ा बड़ा हो गया तो चलो, लेकिन साइकिल लेके ही आ गया जी। अंकल ने कहा भाग जा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, पहले भी तुम मेरे से फ्रॉड कर। उसने कहा नहीं अंकल, अब मैं 18 साल का हो गया, अब क्या मसला है, अब मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं 18 साल का हो गया। अच्छा जी, उसने एक शनाख्ती कार्ड निकाला, फोटोशॉप किया हुआ, ठीक है, और दिखाया। अंकल ने देखा, हाँ यार चलो ठीक है, 18 साल का हो गया, ओके। उन्होंने साइकिल खरीद ली। बच्चा अभी 17.5 साल का था, ठीक है। बच्चा अभी, वो एक एज आती है ना, आप थोड़ा ग्रो कर जाते हैं, अब देख के नहीं पता चल रहा अब 18 साल के होके नहीं। अंकल ने बेचारे ने शनाख्ती कार्ड देखा, बस किस्मत उनकी ख़राब, उन्होंने फ़ोटोकॉपी शनाख्ती कार्ड देखकर यकीन कर लिया कि हाँ ये वाकई 18 साल का हो गया। What if he fraudulently shows that he is of the age of majority? अब क्या स्टेट? अब ये बच्चा प्रॉपर फ्रॉड कर रहा है, ठीक है ना, प्रॉपर फ्रॉड कर रहा है, धोखा दे रहा है कि मैं 18 साल का हो गया हूं, और इंड्यूस कर रहा है कि आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वेयर अ माइनर रिप्रेजेंट फ्रॉडुलेंटली और अदरवाइज दैट ही इज ऑफ द एज ऑफ and induce another to enter into a contract with him, even then he will not be liable. लॉ कहता चलो कोई बात नहीं, छोड़ो यार, बच्चा ही है ना अभी तो। लॉ फिर अपने मौकफ पे कायम खड़ा है। लॉ कहते हैं यार ये बच्चे, आपकी अकल नहीं काम करती, आप ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड देखें अगर देखने की जरूरत पड़े। बात समझ आ रही है ना? लॉ ने सारा मलबा किस पे गिरा दिया है? मेजर पे। वो कहते हैं यार वो तो बच्चा है ना, उसको तो छोड़ दो। अंकल को अकल करनी चाहिए ना, पहले 20 लाख की क्लासेस लेनी चाहिए सुबह सुबह आके, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। ये एक बड़ा ही खतरनाक, एक आम समझ में ना आने, वो जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि 70% तो हमें लॉ पहले ही पता है, वो 30 कौन सा है, वो ये वाला ही है। अब ये आप किसी से भी कहें कि ऐसे होगा, वो हमें भी नहीं इससे पहले पता था जब तक आपने बात नहीं सुनी थी, ठीक है ना। तो 30% लॉ का पोर्शन वो है जहां वैल्यू एडिशन हो रही है। अदरवाइज लॉ को, जो पहले दिन हमने कहा था, लॉ एक पुराना ओल्ड सब्जेक्ट है, ये हमारे जीन्स के अंदर है। लॉ हमें बाय डिफॉल्ट आता है, मोटा मोटा लॉ हर इंसान को आता है। रूल ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। रूल ऑफ एस्टोपल आगे चल के भी पढ़ेंगे इसको। एक उसूल है लॉ का, एक अदरवाइज सेइंग है। एस्टोपल का मतलब होता है टू स्टॉप, कि अगर कोई बंदा कोई बात कह रहा है ना, कोई बयान दे रहा है, तो बाद में अपने बयान से मुकरेगा नहीं, बल्कि जो उसने कहा है अब उस पर खड़ा हो। अब उसूलन तो ये कह रहा था कि भाई मैं कौन हूँ? मेजर हूँ। ये माइनर क्या कह रहा था? मैं कौन हूँ? मेजर हूँ। अगर इसके ऊपर रूल ऑफ एस्टोपल लगता तो हम कहते भाई इसने खुद ही कहा है मेजर है, तो ठीक है, इसने मेजर समझ के कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ये मेजर ही कंसिडर होगा। वो कहते नहीं नहीं यार, ये वाला रूल हमने माइनर पे नहीं लगाना।
माइनर एक्सेप्शन है। हाँ, कोई दूसरा आदमी हो कि कोई किसी को धोखा देने के लिए इंड्यूस कर रहा हो, मसलन फ़र्ज़ किया कोई एक शख्स हो किसी को जाके कहे कि यार मैं राइस का पार्टनर हूँ, तो अब उसने कहा मैं पार्टनर हूँ और सामने वाले ने ज्यूम कर लिया कि राइस का पार्टनर है, तो उसके ऊपर रूल ऑफ एस्टोपल लगेगा। लेकिन वो कहते हैं माइनर के ऊपर रूल ऑफ एस्टोपल नहीं लगेगा। दो चीज़ें, एक है रेस्टिट्यूशन, क्या लफ्ज़ है? रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का भी एक रूल है लॉ का। लॉ कहता है अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे तो हम उसके ऊपर रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन लगेगा। क्या मतलब? पार्टीज़ को वापस अपनी ओरिजिनल हालत पे ले जाओ। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। अब एक शख्स ने 1 मिलियन एडवांस दे दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाद में कोई फड्डा पड़ गया, कोई मसला हो गया, अदालत गया, अदालत ने कहा नहीं जी चलो जी कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल है, तो क्या करना पड़ेगा? 10 लाख वापस देने पड़ेंगे ना, ठीक है ना, 10 लाख वापस देने पड़ेंगे। ये क्या है? रेस्टिट्यूशन, चीज़ों को वापस अपनी ओरिजिनल हालत पे लेकर जाना। लेकिन माइनर के लिए रेस्टिट्यूशन भी नहीं है, इसीलिए ₹1000 वापस नहीं ले रहे थे माइनर से। जब हम यहाँ कह रहे थे ना साइकिल वापस करो, ₹1000 वापस नहीं करना, तो एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ था बेसिकली कि रेस्टिट्यूशन का जो उसूल है वो भी माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अच्छा जी, वो कहता है चलो यार अगर माइनर किसी मेजर के साथ आकर कॉन्ट्रैक्ट करता तो क्या होता? इफ माइनर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ज्वाइंटली विद अ मेजर पर्सन, मेजर के साथ आए माइनर, तो फिर लॉ कहता है कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट ठीक हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ अ माइनर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ज्वाइंटली विद मेजर पर्सन देन सच एग्रीमेंट कैन बी एनफोर्स अगेंस्ट मेजर पर्सन हु हैज ज्वाइंटली प्रोमिस्ड टू परफॉर्म। कहता है अगर कोई फड्डा हो जाए, अदालत में जाए, तो इस बंदे के खिलाफ फैसला आएगा, माइनर के खिलाफ फिर भी फैसला नहीं आएगा। क्लियर होगी बात? The parent of the minor are not liable for the agreement made by minor, whether the agreement is for the purchase of necessities or not. वो कहता है कि अगर माइनर जाकर कोई एग्रीमेंट करे तो क्या पेरेंट्स जिम्मेदार हैं? वो कहता नहीं। फिर वही यहाँ लॉ एक सख्ती बरत रहा है, ठीक है ना, क्या ताकि लोग माइनर के साथ एग्रीमेंट करें ही नहीं। वो कहता है कोई चीज़ें, कोई नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ ख़रीदने चला जाए, वो कहता है कोई नहीं चक्कर, कोई और चीज़ ख़रीदने चला जाए, कहता है पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है, सिवाय पेरेंट्स कैन बी हेल्ड लाइबल ओनली व्हेन पेरेंट्स आर प्रिंसिपल ऑफ द माइनर। क्या मतलब? बच्चा दुकान पे जाकर अगर ये कह रहा है कि जी मुझे वालिद साहब ने भेजा है ये चीज़ दे दे, अब माइनर क्या बन गया है? एजेंट, ठीक है ना। अब माइनर क्या बन गया? पेरेंट्स का एजेंट, और पेरेंट क्या बन गया? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जाहिर है जब आप जाकर ये कहेंगे मुझे वालिद साहब ने भेजा है, तो फिर दुकानदार भी तो अज्यूम करेगा ना पहले कि यार पूछ लूँ वालिद साहब ने भेजा भी है कि नहीं भेजा। या फ्रीक्वेंटली जैसे महल्ले की शॉप होती है, कुछ बच्चे जाकर ग्रोसरी की चीज़ें छोटी मोटी अंडे डबल रोटी लाते रहते हैं, क्रेडिट पर ही लाते रहते हैं, वालिद महीने के एंड पे पेमेंट कर देते हैं, ओके फाइन। यहाँ जिम्मेदार हैं अगर पेरेंट एज ए प्रिंसिपल हो। अब वो अंदर आपके जहन में जो ख्याल आ रहा है कि ये पता कैसे चलेगा, तो वो छोड़ दें बात, हम सिर्फ लॉ पढ़ रहे हैं। जब अदालत में बात जाएगी वहाँ वकील खुद ही प्रूव करेंगे कि क्या हो रहा था। लॉ कह रहा है अगर माँ बाप ने भेजा है फिर माँ बाप जिम्मेदार हैं, अगर नहीं भेजा है फिर जिम्मेदार नहीं है। इस ट्रांजैक्शन में, ये जो पिछली ट्रांजैक्शन जो हम सुबह से पढ़ रहे हैं, इस ट्रांजैक्शन में माँ बाप नहीं इसे भेज रहे, तो माँ बाप जिम्मेदार नहीं है।
अगर वालिद साहब ने भेजा है कि जाओ यार एक साइकिल ख़रीद लो, फिर वालिद साहब जिम्मेदार है, बच्चा फिर भी जिम्मेदार नहीं। ये बारीक सा डिफरेंस समझ आ रहा है ना? तो भाई पेरेंट्स कब जिम्मेदार होंगे? अगर पेरेंट्स एज प्रिंसिपल हैं फिर होंगे। और माइनर क्या है? एंड माइनर इज कॉन्ट्रैक्टिंग एज एजेंट फॉर पार्टनर। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर 9 में, 8-9 में जाके पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन। कोई मेजर, प्रिंसिपल हमेशा मेजर हो सकता है, माइनर नहीं हो सकता। प्रिंसिपल हमेशा मेजर हो सकता है। कोई मेजर किसी माइनर को भी अपना एजेंट बना सकता है। एजेंट का मतलब कुछ सेल के लिए आपने बंदा रख लिया, एम्प्लॉय रख लिया, अपनी ट्रांजैक्शन के लिए किसी कहीं भेज दिया। कोई माइनर भी एजेंट हो सकता है, हत्ता कि एजेंट अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। लॉ को क्यों? लॉ इन लोगों की हिफाजत कर रहा है, माइनर की और अनसाउंड माइंड की हिफाजत कर रहा है। तो जो एजेंट होता है उसकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं। आप मोबाइल परचेज करने जाते हैं, हफीज सेंटर चले गए, आपने मोबाइल परचेज किया, सैमसंग का मोबाइल परचेज किया, मोबाइल की वारंटी आई, वारंटी किसने देनी है? उस दुकानदार ने? सैमसंग ने देनी है। दुकानदार जिम्मेदार नहीं है, कंपनी जिम्मेदार है। दुकानदार कौन है? एजेंट है। एजेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इन लोगों को हम बचा रहे हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निकलने देनी। तो क्योंकि एजेंट बनने से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती नहीं है, इसलिए लॉ को इनके एजेंट बनने पर कोई एतराज नहीं। ये बात समझ आई है? लॉ चाहता है कि यार इस माइनर की हिफाजत की जाए, अभी ये बच्चा है, इसकी हिफाजत की जाए। वो कहता है किसी ट्रांजैक्शन फिर भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। शॉप की मैंने इसीलिए एग्जांपल दी ना, एजेंट की कोई हमेशा कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान होता है? प्रिंसिपल और कॉन्ट्रैक्ट पर्सन के दरमियान। मतलब हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बीच में कौन आ जाता है? प्रॉपर्टी एजेंट। वो सिर्फ बार्गेनिंग करा रहा है हमारी ट्रांजैक्शन गाहक को और उसे मिला रहा है। कल को जिम्मेदारी किसकी है? जिसने प्लॉट बेचा है और जिसने प्लॉट खरीदा है। एजेंट बीच में से आउट हो जाता है, ठीक है ना? एम्प्लॉय भी, लॉ की नज़र में एम्प्लॉय भी क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। आपने राइज में एडमिशन लिया, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कौन जिम्मेदार होगा? जो डायरेक्टर्स होंगे वो जिम्मेदार होंगे, जो ऑनर्स होंगे वो जिम्मेदार होंगे। जो एम्प्लॉय है वो निकल गया बीच में से, ठीक है ना? एम्प्लॉय बीच में से निकल गया, बिकॉज एम्प्लॉय कौन है? एजेंट है। तो जिम्मेदारी हमेशा प्रिंसिपल और कॉन्ट्रैक्ट पर्सन के दरमियान होगी। अब क्योंकि इसको एजेंट बनाने से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही, इसलिए लॉ कह रहा है कि ये एजेंट हो सकता है, माइनर एजेंट हो सकता है, लेकिन माइनर खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जाकर। डन होगी बात जी? अच्छा जी, कैन माइनर फाइल अ सूट इफ पेमेंट नॉट रिसीव अगेंस्ट साइकिल? यस, माइनर कैन फाइल अ सूट बट कैन नॉट बी सूट। माइनर अदालत जा सकता है, माइनर को अदालत लेकर नहीं जा सकते, ठीक है ना? माइनर अदालत जा सकता है, माइनर को अदालत लेकर नहीं जा सकते। अच्छा जी, अभी यहाँ कुछ और भी बातें लिखी क्योंकि हमने वो पार्टनरशिप भी पढ़नी है एज ए सब्जेक्ट। तो ये एक पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ लिखा है ताकि जब आप रिवीजन में पढ़ रहे हो तो आपके पास अप्रोप्रिएट जगह पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा हो। अच्छा जनाब, अब आते हैं, क्यों कहता है जी, फ़र्ज़ करें ये चैप्टर 8 में भी बात आनी है दोबारा और यहाँ भी हम इसे पढ़ रहे हैं। फ़र्ज़ करें एक शख्स को एक बच्चा कहीं ऐसे ही बाज़ार में कहीं महल्ले में फिरता हुआ नज़र आया। उसने देखा इसके कोई पेरेंट्स कहाँ हैं, तो पता चला कोई भी नहीं, पेरेंट्स तो नहीं है, तो गुमा हुआ बच्चा ऐसे ही। अब ये बंदा इस बच्चे को अपने साथ ले आया, ठीक है? ने कहा चलो जब इसके पेरेंट्स मिलेंगे तो ले जाएंगे इसको। अब वो इसको अपने साथ ले आया है और इस बच्चे की कफालत कर रहा है।
यानी इसको नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेसेसिटीज सप्लाई टू माइनर हु इज इनकैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब फर्ज करें पुराना दौर चल रहा है, माँ बाप मिल नहीं रहे हैं, दौर भला है, आज तो कोई ऐसे किसी को लेकर ही नहीं आता कि कोई लॉ एंड ऑर्डर ही ना क्रिएट हो जाए। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं दौर अच्छा चल रहा है, ये इसको साथ ले आया है, इसकी कफ़ालत कर रहा है, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, तो बच्चे को भी थोड़ी सी समझ आई, बच्चे ने कहा कि जनाब आप मुझे पढ़ा दें, मुझे स्कूल दाखिल कराएं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बड़े होके आपको जो पैसे आपके खर्च हुए होंगे वो मैं आपको पे कर दूंगा, आप मेहरबानी करें मुझे भी स्कूल डाल दें। फ़र्ज़ किया ये एक नेक आदमी था और इसने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, इसे पढ़ाते हैं। अब लॉ यहाँ कह रहा है कि अगर आप नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करें इस माइनर को तो क्या स्टेटस है, और अगर नेसेसिटीज़ के अलावा कोई चीज़ प्रोवाइड करें तो क्या स्टेटस है। नेसेसिटीज़ में क्या आ गया, रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत, ये वाली चीज़ें आ गई। और नेसेसिटीज़ के अलावा क्या चीज़ें आ गई, कोई भी चीज़ नेसेसिटी से निकल सकती है अगर वो नेसेसिटी की डेफिनेशन से बाहर हो जाए। तो वो कहता है कि भाई आप अगर इस बच्चे को कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, और ये बच्चा कह भी रहा है कि यार मैं बड़ा होकर आपको पैसे दे दूंगा, तो बच्चा लाइबल नहीं है, पर्सन नॉट लाइबल पर्सनली। यानी ये नहीं कहा जाएगा कि खुद कमा कर दे दूंगा, जब मैं कमाने लगूंगा तो आपके पैसे दे दूंगा। लॉ कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बच्चा तो कॉन्ट्रैक्ट, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप अभी मेरे ऊपर पैसे खर्च कर दें, मैं बड़ा होऊंगा तो आपको पैसे कमा कर दे दूंगा, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लॉ कहते हैं बच्चा तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। आपने नेकी करनी है करें, नहीं करनी ना करें। अच्छा जी, एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ, कहते हैं लेकिन एक प्रोविजन है, अगर इस बच्चे के नाम पे कोई जायदाद निकल आई, इसके नाम पे कोई एसेट हुआ, बाद में पता चला, तो कि आप उस प्रॉपर्टी में से ये वाले पैसे रिकवर कर सकते हैं। कौन से, जो नेसेसिटीज पर खर्च हुए हुए। कितने, रीजनेबल प्राइस ओनली। फिर भी छक्का नहीं लगाना कि चलो जी बच्चा फंस गया, बच्चे की प्रॉपर्टी भी, अब यहां से हम इसे लूट खाते हैं, नहीं नहीं नहीं, रीजनेबल प्राइस ओनली। और अगर बच्चे के नाम पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, जो कि ज़्यादातर तो नहीं होगी ना, तो लॉ कहता है नहीं भाई आपने नेकी करनी है तो इसका अजर आपने आखिरत में लेना है, दुनिया में इसके पैसे कोई नहीं मिले। डन होगी बात। फिर लॉ एक बात और करता है, गुड्स और सर्विसेज विल बी ट्रीटेड एज नेसेसिटी ओनली इफ एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग इट वॉज, कहते हैं यार ना नेसेसिटी ऐसे भी देखनी है, जैसे अभी हमने कहा यार नेसेसिटी में क्या चीज़ें आती है, हमने कहा जी रोटी कपड़ा मकान। ये बंदा गया, इस बच्चे को लेकर एक शॉप पर गया और इसे 24 शर्ट्स खरीद दी। क्या खरीदा, कपड़ा, बज़ाहिर क्या है, नेसेसिटी है। लेकिन आप सोचें मैंने आपने आज तक कभी 24 शर्टें इकट्ठी खरीदी हैं? नहीं ना खरीदी, कभी ये खरीदी है नहीं, वही एक खरीद लेंगे, दो खरीद लेंगे, तीन खरीद लेंगे, ठीक है ना। हाँ सिवाय इस ब्रांड की जिसकी टी शर्ट मैंने अब पहनी हुई है, ये मैं ख़रीद लेता हूँ, जितने कलर अवेलेबल होते हैं मैं, क्योंकि मैं यही सिर्फ एक पहनता हूँ, तो ये एक एक्सेप्शन है। ये 12 भी शायद एक दफ़ा में ख़रीद ली होंगी, लेकिन 24 तो शायद फिर भी नहीं खरीदी होंगी। इसका मतलब है 24 शर्टें एट अ टाइम परचेज करना इज़ नॉट ए नेसेसिटी। 1 2 3 नेसेसिटी की डेफिनेशन में आई, बाकी ऊपर क्या आ गई, नेसेसिटी नहीं रही, उसके पैसे आप जायदाद में से भी नहीं ले सकेंगे। या आपने बच्चे को, अच्छा एक और बात लिखी है, अगर जो बोलने में अच्छी नहीं लगेगी लेकिन लॉ को समझने के लिए मैं ज़रूरी है कि हम उसे बोले, आर अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द पर्सन टू होम गुड्स आर। लॉ एक बड़ी अजीब बात कह रहा है, कह रहे हैं यार जो चीज़ें आपने इस बच्चे को लेकर देनी है ना, वो नेसेसिटी जब कहलाएंगी जब वो इस बच्चे के स्टेटस के मुताबिक हो।
मसलन अगर ये बच्चा गरीब का बच्चा है तो फिर आप इसे वैसे ही कपड़े लेकर दें जो उस प्रोफाइल के लोग पहनते हैं, इसे वही खाना खिलाएं जो उस प्रोफाइल के लोग खाना खाते हैं, अगर आपने इसकी जायदाद में से पैसे लेने हैं। और अगर नहीं लेने तो फिर भाई नेकी का अच्छा आला तरीन तो ये है कि जो आप खुद खाते हैं उससे भी अच्छा अल्लाह के रास्ते में दें। लेकिन अगर अल्लाह के रास्ते में नहीं है, प्रॉपर्टी के रास्ते में है, वहाँ से लेने आपने पैसे, फिर ला कह रहा है कि नहीं नहीं यार, ये बच्चा बेचारा रोटी खा के गुजारा कर रहा था, आप इसे हार्डीज और KFC और मैकडोनल्ड पे लगा दिया आपने, और पैसे आपने इसकी जायदाद में से ही लेने हैं। ये बात समझ आ रही है? ये भी माइनर की हिफाजत ही हो रही है। ये बच्चा बेचारा नॉर्मल से कपड़े पहन के गुजारा कर सकता था, आपने इसे ब्रांडेड कपड़े लेके देने शुरू कर दिए। तो नेसेसिटी की डेफिनेशन भी जिस बंदे को हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके स्टेटस के मुताबिक देखी जाएगी। लेकिन इसकी ज़रूरत सिर्फ जब है जब हमने पैसे लेने हो, और अगर पैसे ना लेने हो तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। असल में हो ये रहा है कि अगर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ माइनर को प्रोवाइड की जाएं और माइनर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो तो हम रीज़नेबल प्राइस ले सकते हैं, उसके लिए ये उसूल बन रहे हैं। डन होगी बात? चलिए जी। A person who supplies necessity to a minor is entitled to be reimbursed from the property of such claim is against property of minor and not against minor personally। यानी माइनर पर्सनली का मतलब क्या है कि माइनर कमा के देगा, नहीं कमा के नहीं देगा, बड़ा हो जाएगा फिर भी नहीं देगा। डन होगी बात जी? अच्छा जनाब, ये फिर थोड़ा मैंने तफसीलन यहाँ लिख दिया। एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर बाय, और इफ द पेरेंट और गार्डियन ऑफ ए माइनर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर being within the scope of authority and for the benefit of minor, then such agreement can be enforced by or against minor। वो कहता है कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट कर दिया। अब गार्डियन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अब तो ये बच्चा तो नहीं कर रहा ना, बड़ा कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के अगेंस्ट भी फैसला आ सकता है, क्योंकि असल में तो माइनर यहाँ है ही नहीं है ना, ये तो गार्डियन कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं। रिजवान इज अ गार्डियन ऑफ मोमिन अ माइनर। रिजवान एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बाबर टू सेल मोमिन्स प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ टू प्रोवाइड एजुकेशन। बच्चे के नाम पे कोई जायदाद है, हमने थोड़ी सी जायदाद बेची ताकि इसके लिविंग एक्सपेंसेस और एजुकेशन एक्सपेंसेस पूरे किए जा सके। दिस कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स बाय मोमिन और बाबर फॉर देयर रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। मसलन हमने थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेची, उसमें से 5 लाख रुपया एडवांस ले लिया और हमने कहा चलो जी बाकी आप हम जायदाद आपके नाम ट्रांसफ़र करेंगे। अब बाद में हमें ख्याल आया कि यार ये तो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है, हम मुकर जाएं 5 लाख भी नहीं देने पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, सामने कौन था? माइनर के गार्डियन। अगर तो गार्डियन थे या पेरेंट थे तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, ये अदालत जा सकता है, इसमें माइनर के खिलाफ फैसला आ सकता है। मेजर ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं आप अभी प्रॉपर्टी को सेल के जहन से ना सोचो। माइनर के नाम पर एक दुकान है, हमने किराए पे दे दी ताकि यहाँ से पैसे आते रहे, माइनर का खर्चा चलता, ठीक है ना। यानी माइनर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसकी बात हो रही है। ये जब हम गार्डियन अपॉइंट करते हैं ना, इधर इसीलिए ज़रा देखो क्या लिखा हुआ है। If the parent or guardian of the minor enter into an agreement on behalf of being within the scope of authority, जब गार्डियन अपॉइंट करते हैं ना उसको लॉ कोर्ट अथॉरिटी देता है, ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते।
ठीक है ना। तो माइनर की जायदाद बेचना इतना आसान नहीं है। ये बेसिकली बेचने से रिलेटेड नहीं है, ये ज़्यादा वही किराया से रिलेटेड आप समझें, ताकि आई चलाई चले, घर चले, निज़ाम चले। वो आपको अदालत से जाके इजाज़त लेनी पड़ती है कि आप बताते हो कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन हम क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो एक साइड पढ़ रहे हैं। ज़रा बात, एक और टर्म छोटी सी बस पढ़ लें, कल आएंगे तो फिर आगे चलेंगे। एक 3 डॉक्ट्राइन हमने पढ़नी आज। नंबर 1 रेस्टिट्यूशन, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए तो क्या करें, पार्टीज को वापस अपनी पोजीशन पर ले जाएं सिवाय माइनर के। और एक क्या है, एस्टोपल। तीसरा है रेटिफिकेशन। क्या लिखा हुआ है, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई काम ना बगैर अथॉरिटी के हो गया। जब वो बंदा काम कर रहा था उस वक़्त उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन जिस बंदे ने अथॉरिटी देनी थी उसने काम होने के बाद उसको रेटिफाई कर दिया, अथॉरिटी दे दी। ये एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको एक रियल एग्जांपल यहाँ से देता हूँ। फ़र्ज़ किया जमील साहब बैठे हुए ना एडमिशन ऑफिस में, तो उनके पास कोई एक फिक्स अमाउंट पड़ी होगी ना कि यार आप यहाँ तक डिस्काउंट दे सकते हो, इससे आगे बच्चे को डिस्काउंट नहीं दे सकते। ये आपकी अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी आपने एक्सरसाइज करनी है, इससे आगे नहीं जाना। फ़र्ज़ किया एक बच्चा आया, जमील साहब को लगा कि यार ये मेरी अथॉरिटी में तो नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे इसको फेवर दे देनी चाहिए बच्चे को। मैं बाद में जाहिद साहब से जाके कहूँगा कि सर ये मसला था, और वो साइन कर देंगे तो अथॉरिटी आ जाएगी। अब उसने काम कर दिया है, मैं यहाँ क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसने वो काम कर दिया। जिस वक़्त वो काम कर रहा है उस वक़्त उसके पास वो काम करने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो अगले पीरियड के बाद मेरे पास आता है, कहता सर ये एक मसला आया था, इस पर काइंडली मुझे इजाज़त दे दे, मैंने काम कर दिया। अगर मैं उसको साइन कर देता हूँ तो लॉ की नज़र में मैंने क्या कर दिया है, रेटिफाई कर दिया, यानी गलत हुए काम को क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया। रेटिफिकेशन रेफर टू वैलिडेटिंग सम एक्ट विच वाज डन प्रीवियसली विदाउट। जब उसने उस बच्चे का एडमिशन किया, उसको डिस्काउंट ऑफर किया, उस वक्त उसके पास वो अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है ना। अच्छा जी, चलें, ये कई जगह हो सकता है ऐसी सिचुएशन। फ़र्ज़ करें मैं कहीं लाहौर से बाहर हूँ, कोई अचानक से फैमिली को कोई पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, और लेट्स अज्यूम उनके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए हैं। वो कहते हैं यार एक चेक हमने कैश कराना है, तो आप मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो ज़रा मेरे साइन कर दो। अब मेरे साइन दूसरा तो नहीं कर सकता ना। ने कहा यार वो बेगम ने कहा कि वो साइन कैसे चलेंगे। मैंने कहा तुम लेके उधर तो जाओ ना, बैंक तो जाओ, ज़रा मिलते जुलते से साइन कर दो। उसने कर दिया, बैंक चले गए। बैंक के साथ आपका थोड़ा रिलेशन होता है ना जब आप कारोबार कर रहे हो तो। अब बैंक वाले के फ़ौरन आपको कॉल आएगी कि सर ये आपके अकाउंट टैली, वो साइन टैली नहीं है। तो मैंने कहा यार नहीं टैली, ये मैंने जल्दी में कर दिए थे, तुम पैसे दे दो, मैं शाम को आके दोबारा साइन कर दूँ। अब क्योंकि उसके साथ एक एतमाद का रिलेशन चल रहा है, उसने पैसे दे दिए, मैं शाम को गया और मैंने जाके चेक पर साइन कर दिया। जब उस बंदे ने वो चेक कैश किया है, उस वक़्त उसको कैश नहीं करना चाहिए था, वो एक गलत काम हो रहा था, लेकिन बाद में जाके मैंने उसको क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया। इसको क्या कहते हैं, रेटिफिकेशन। ठीक है ना। वो कहता है यार माइनर पे हमने रेटिफिकेशन का उसूल भी नहीं लगाना। माइनर को सारी एक्सेप्शन दे रहे हैं ना। रेटिफिकेशन क्या है, एक माइनर कहता है यार मैं बड़ा होकर पैसे दे दूंगा, इस वक्त तो इसको इख्तियार नहीं है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करने का, नहीं ये बड़ा हो गया है, अब 19 साल का हो गया। इसने कहा लॉ मैं अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर देता हूँ, मैं उसको वैलिडेट कर देता हूँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना। लॉ कहता है नहीं नहीं नहीं, माइनर बड़ा होकर भी माइनॉरिटी में किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता। आम इंसान मैं अपने काम को रेटिफाई कर सकता हूँ, जमील साहब की ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर सकता हूँ, बैंक की ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर सकता हूँ, लेकिन माइनर बड़ा होकर भी अपनी माइनॉरिटी के अंदर किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता।
minor agreement is void ab initio and therefore incapable of being ratified even when minor attain majority as कहते हैं मेजर होने के बाद भी माइनर किसी चीज को रेटिफाई नहीं कर सकता। है की बात जी। माइनर का हमने जरा देखा है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन इज द एक्ट ऑफ रेस्टोरिंग समथिंग टू इट्स राइटफुल ऑनर। वही चीज़ों को वापस अपनी हालत में ले जाएं। वो कहता है माइनर के ऊपर ये भी नहीं लगना। 3 एक्सेप्शन डाल दी हमने माइनर पे। नंबर 1 रेस्टिट्यूशन, नंबर 2 रेटिफिकेशन, नंबर 3 एस्टोपल। ये तीनों काम माइनर को एक्सेप्शन हासिल है, क्योंकि हम माइनर को भी क्या सोच रहे हैं, बच्चा ट्रीट कर रहे हैं। बात समझ आ गई है। कल आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आगे चलेंगे, स्लाइड 61 तक पहुँच गए हम।